हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर विष्णु अग्रवाल और मैं स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है इंजीनियरिंग सेतु। तो स्टूडेंट, इंजीनियरिंग सेतु पे हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और वी कैन से मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो हमने इसमें पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम किस तरह से निकालते हैं बाइएक्सियल लोडिंग का और ट्राइएक्सियल लोडिंग का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे जनरलाइज हुक्स लॉ। अभी हमने जो हुक्स लॉ पढ़ा था वो था सिंगल डायमेंशन लोड के कारण कि अगर किसी मटेरियल पे अगर सिंगल डायमेंशन में यानी ओनली वन डायरेक्शन में अगर लोड लगता है तो उस केस में हम हुक्स लॉ किस तरह से लिखेंगे। अब हम बात करते हैं जनरलाइज हुक्स लॉ की। तो जनरलाइज हुक्स लॉ क्या होता है? जनरलाइज हुक्स लॉ होता है अगर हम 2 और 3 डायरेक्शन में 2 और 3 डायमेंशनल अगर फोर्स हैं, यानी अगर 2 डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं और 3 डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं तो उस केस में हम हुक्स लॉ को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं जनरलाइज हुक्स लॉ। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जनरलाइज हुक्स लॉ, एनिसोट्रोपिक, एनआइसोट्रोपिक एंड ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ द सॉलिड मटेरियल। इन 3 टॉपिक पे हम स्टूडेंट डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरलाइज हुक्स लॉ की। तो देखिए, जनरलाइज हुक्स लॉ को हम पहले डिस्कस करेंगे। तो देखिए किस तरह से। तो जनरलाइज हुक्स लॉ, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द सिस्टम ऑन विच फोर्स और लोड अप्लाइड इन 2 और 3 डायमेंशन, या फिर हम कहेंगे 2 और 3 डायरेक्शन में अगर लोड लग रहा है तो उस केस में स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड जनरलाइज हुक्स लॉ। तो हम बात करते हैं, पहले सबसे पहले लेते हैं हम 2 डायरेक्शनल सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम हमने लिया है जिसमें 2 डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम एक सिस्टम ले लेते हैं। ये मैंने एक सिस्टम लिया है, इस पर मैंने 2 डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। पहला एक्स डायरेक्शन में लगाया है मैंने और दूसरा वाई डायरेक्शन में लगाया है। तो ये हो गया हमारे पास पी एक्स और यहाँ हो गया हमारे पास पी वाई। तो ये 2 लोड लगा दिए मैंने एक्स और वाई डायरेक्शन में। अब इन एक्स वाई डायरेक्शन में लोड के कारण इनमें किस तरह से स्ट्रेस जनरेट होंगे, किस डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट होंगे, उसका नेचर क्या होगा, किस तरह के स्ट्रेन जनरेट होंगे, उसका नेचर क्या होगा, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मैं यहाँ जितने भी इन लोड्स के कारण जितने भी स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होंगे मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से इंडिकेट करेंगे। ये इसकी एक्स डायरेक्शन है, ये इसकी वाई डायरेक्शन है और ये वाली जो आपकी तरफ आ रही है यही डायरेक्शन आपकी हो गई जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन मैंने यहाँ पर ले ली है। ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई और ये हो गई जेड। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जिस डायरेक्शन में लोड लगता है उसी डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट होता है। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट हो गया सिग्मा एक्स। ठीक है, वाई डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस हो गया सिग्मा वाई। ठीक है, तो देखिए सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई 2 तरह के स्ट्रेस हो गए। जेड डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है इसलिए जेड डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेन की। एक्स डायरेक्शन में जो लोड है उसके कारण अगर ये बॉडी डिफॉर्म होती है तो एक्स डायरेक्शन में जो लोड है उसके कारण एक्स डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन होगा, उसको हम कहेंगे लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। तो लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कितना हो गया? एप्सिलॉन एक्स। ये हो गया लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में जो लोड है उसके कारण वाई डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन होगा दैट इज कॉल्ड लीनियर डिफॉर्मेशन इन वाई डायरेक्शन। तो लीनियर डिफॉर्मेशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? एप्सिलॉन वाई से। तो देखिए ये तो हो गया एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस स्ट्रेन और ये हो गए वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस स्ट्रेन। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। तो ये तो हो गया देखिए एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस स्ट्रेन और ये हो गए वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस स्ट्रेन। अब हम बात करते हैं लेटरल स्ट्रेन की। तो मैंने आपसे कहा था किसी भी एक लीनियर जो डिफॉर्मेशन है वो अकेला नहीं होता, यानी किसी भी डायरेक्शन में अगर आप लोड लगाते हैं तो उस डायरेक्शन में तो लीनियर डिफॉर्मेशन हो जाता है जिस डायरेक्शन में लोड है, लेकिन उस लोड के कारण दूसरी जो डायरेक्शंस हैं उनमें भी डिफॉर्मेशन आता है। तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशंस आते हैं उनको हम कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। तो जैसे मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में लीनियर स्ट्रेन आया है, ठीक है, तो इस स्ट्रेन के कारण
वाई और जेड में क्या आएंगे, लेटरल स्ट्रेन। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, लेटरल स्ट्रेन हो गया माइनस म्यू एप्सिलॉन एक्स, ये तो हो गया एक्स डायरेक्शन में लोड के कारण वाई में डिफॉर्मेशन, ठीक है, और ये हो गया एक्स डायरेक्शन में लोड के कारण जेड में डिफॉर्मेशन। तो ये दोनों लेटरल डिफॉर्मेशन हो गए, ठीक है। तो ये किसके कारण हुए हैं, ये एक्स की वजह से हुए हैं। इस तरह से वाई के लिए ले लें, वाई में जो लोड है उसकी वजह से वाई में लीनियर स्ट्रेन आ गया, लेकिन अब इस स्ट्रेन की वजह से, ये प्राइमरी स्ट्रेन है, इसकी वजह से बाकी जो दो डायरेक्शन है एक्स और जेड, इसमें आएंगे लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होंगे, ठीक है। तो ये मैं डायग्राम जो है, ये मैं एक्सप्लेनेशन पहले भी दे चुका हूँ आपको लास्ट वीडियो में, जब हमने बात की थी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू 3 डायमेंशनल स्ट्रेस, ठीक है। अगर तीनों डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट होंगे, ठीक है, तो तीनों डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन होगा। तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे जनरलाइज हुक्स लॉ लिखना है। तो जनरलाइज हुक्स लॉ जनरली क्या होता है, जनरलाइज हुक्स लॉ होता है रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ होता है रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और जनरलाइज होता है जो कि 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल या फिर मल्टी डायमेंशनल के लिए वो एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर हम 2 और 3 डायमेंशन ही ले रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल हम नहीं ले रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल जो स्ट्रेस आते हैं वो आपके एडवांस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आएंगे, ठीक है। तो अभी आपका जो है लेवल यहीं तक ही है, 3 डायमेंशनल तक ही। तो आप देखिए अगर 2 डायरेक्शनल स्ट्रेस सिस्टम की बात करें तो उसमें टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, देखिए ये टोटल स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन कितना हो गया, लीनियर स्ट्रेन ड्यू टू लोड इन एक्स डायरेक्शन, लेटरल स्ट्रेन ड्यू टू लोड इन वाई डायरेक्शन। तो ये हो गया, देखिए तो ये टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन हो गया एप्सिलॉन एक्स माइनस म्यू एप्सिलॉन वाई। अब आप एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू रख दें। स्ट्रेस स्ट्रेन में रिलेशन क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन लिखूँ तो देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन में रिलेशन जो होता है वो हमने पढ़ा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, इलास्टिक मॉडुलस के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूँ, एक्स डायरेक्शन में जो लीनियर स्ट्रेन है वो किसके इक्वल होगा, स्ट्रेस अपॉन इलास्टिक मॉडुलस के। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एप्सिलॉन एक्स की जगह सिग्मा एक्स अपॉन ई कर दिया है, ठीक है। इस तरह से एप्सिलॉन वाई की जगह सिग्मा वाई अपॉन ई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने रख दिया है, देखिए एप्सिलॉन एक्स की जगह सिग्मा एक्स अपॉन ई, स्ट्रेस अपॉन इलास्टिक मॉडुलस माइनस म्यू, एप्सिलॉन वाई की जगह हम रख देंगे सिग्मा वाई अपॉन ई। ओके स्टूडेंट, तो देखिए टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, ई हम बाहर ले लेंगे तो 1 अपॉन ई सिग्मा एक्स माइनस म्यू सिग्मा वाई। तो ये देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया देखिए रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होता है, हुक्स लॉ, लेकिन हमने यहाँ पर 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम के लिए लिखा है ये रिलेशन, इसलिए हम इसको कहेंगे जनरलाइज हुक्स लॉ। इस तरह से हम वाई और जेड डायरेक्शन में ले लेंगे। तो देखिए वाई डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन कितना हो गया, ये रहा। तो वाई डायरेक्शन में आप टोटल स्ट्रेन लिख लीजिए। तो वाई डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, देखिए माइनस म्यू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वाई डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन हो गया देखिए एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन वाई माइनस म्यू एप्सिलॉन एक्स। इसमें भी हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन वाई की जगह सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन ई कर देंगे माइनस म्यू, और इसकी जगह रख देंगे हम सिग्मा एक्स अपॉन ई। अब आप यहाँ से 1 अपॉन ई अगर कॉमन लेते हैं तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो एट लास्ट आपको जो फाइनल रिलेशन मिलेगा वो मिल जाएगा ये, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, तो आपको ये रिलेशन यहाँ पर फाइनली मिलेगा।
इस तरह से हम जेड डायरेक्शन की बात करें तो जेड डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन कितना हो गया ये, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेन कितना हो जाएगा जेड डायरेक्शन में अगर हम निकालें तो माइनस म्यू एप्सिलॉन एक्स माइनस म्यू एप्सिलॉन वाई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। अब आप देखिए 1/e हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा माइनस म्यू सिग्मा वाई माइनस म्यू सिग्मा एक्स। तो ये जो तीन रिलेशन है स्टूडेंट, ये तीन रिलेशन जो है 1 2 3 दैट इज कॉल्ड जनरलाइज हुक्स लॉ, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन बता रहे हैं किस सिस्टम में, टू डायरेक्शनल सिस्टम में, ठीक है। तो इन तीनों इक्वेशन को मिला के हम कहेंगे जनरलाइज हुक्स लॉ फॉर द सिस्टम विच इज सब्जेक्टेड टू टू डायरेक्शनल लोड। अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल लोड के बारे में, ठीक है। तो आ जाइए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं 3 डायरेक्शनल स्ट्रेस सिस्टम के लिए। तो 3 डायरेक्शनल स्ट्रेस सिस्टम क्या हो गया, मान लीजिए कि ये एक क्यूबॉइड है, ये हमने एक क्यूबॉइड ले लिया है। इस क्यूबॉइड पे मैंने तीनों डायरेक्शन में लोड लगा दिया है, यहाँ वाई डायरेक्शन में और एक जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ देखिए ये हो गया पी एक्स, ये हो गया पी वाई और ये हो गया पी जेड। एक्स डायरेक्शन में पी एक्स लोड लगाया है, वाई डायरेक्शन में पी वाई लगाया है और जेड डायरेक्शन में मैंने पी जेड लोड लगाया है। अब इनके कारण स्ट्रेस क्या क्या होंगे, तो देखिए एक्स डायरेक्शन में जो लोड के कारण स्ट्रेस होगा सिग्मा एक्स, वाई डायरेक्शन में लोड के कारण वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा सिग्मा वाई और जेड डायरेक्शन में लोड के कारण जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा सिग्मा जेड। अब हम बात करते हैं स्ट्रेन की। एक्स डायरेक्शन में लोड के कारण एक्स डायरेक्शन में होगा लीनियर स्ट्रेन, तो लीनियर स्ट्रेन को मैंने लिख दिया एप्सिलॉन एक्स, ठीक है। अब मैं साथ के साथ लेटरल भी ले लेता हूँ। एक्स डायरेक्शन में जो लोड है उसके कारण एक्स डायरेक्शन में तो लीनियर स्ट्रेन आया है, लेकिन वाई और जेड में क्या आ जाएगा लेटरल स्ट्रेन। तो ये देखिए ये वाई में हो गया है और ये जेड में हो गया है, सॉरी ठीक है। अब बात करते हैं वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में लोड है तो वाई डायरेक्शन में लोड के कारण वाई डायरेक्शन में आएगा लीनियर स्ट्रेन, तो ये हो गया एप्सिलॉन वाई और इस स्ट्रेन की वजह से, ये प्राइमरी स्ट्रेन है तो इसकी वजह से बाकी दोनों डायरेक्शन में आएगा लेटरल स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू एप्सिलॉन वाई, ठीक है। ये हो गया वाई डायरेक्शन में लोड के कारण हर डायरेक्शन में स्ट्रेन। अब हम बात करते हैं जेड डायरेक्शन की। जेड डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो उसके कारण जेड में आ जाएगा लीनियर स्ट्रेन एप्सिलॉन जेड और बाकी दो डायरेक्शन में आ जाएगा लेटरल स्ट्रेन। तो जेड डायरेक्शन में लोड के कारण वाई और एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा लेटरल स्ट्रेन, तो ये देखिए ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस म्यू एप्सिलॉन जेड, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए एक्स डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन कितना आ गया, एक्स डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन हो गया ये तो आया है एक्स डायरेक्शन में लोड के कारण, ये आया है वाई डायरेक्शन में लोड के कारण और ये आया है जेड डायरेक्शन में लोड के कारण, ठीक है। इसी तरह से वाई डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन ही हो गया और जेड डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन ही हो गया, ठीक है। समराइज फॉर्म में हम कहें जिस डायरेक्शन में लोड है उस डायरेक्शन में तो आएगा लीनियर और बाकी दो डायरेक्शन में आएगा लेटरल। तो हम लीनियर और लेटरल सबका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो ये हमारे पास उस डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन आ जाएगा। तो ये टोटल स्ट्रेन आ गया। तो अब हम बात करते हैं एक्स डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन कितना हो जाएगा। देखिए एक्स डायरेक्शन में इन तीनों का सम कर देंगे तो एक्स डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन ही आ गया, ठीक है। अब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन निकालें तो देखिए सिग्मा एक्स अपॉन एप्सिलॉन एक्स, ये तो हो जाएगा ई के बराबर। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स अपॉन ई
इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स। तो ये हो गया हमारे पास लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन इलास्टिक मॉडुलस। अब देखिए इलास्टिक मॉडुलस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो इलास्टिक मॉडुलस डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होता, तो वो इक्वल रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम मटेरियल को मान के चल रहे हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल, तो आइसोट्रोपिक मटेरियल में जो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती है, इसलिए ई की वैल्यू को हमने हर डायरेक्शन में कांस्टेंट रखा है। लास्ट वाले केस में भी हम देखेंगे कि ई की वैल्यू को हमने चेंज नहीं किया है, ई की वैल्यू हर डायरेक्शन में लोड के कारण, हर डायरेक्शन चाहे लोड किसी भी डायरेक्शन में हो, ई की वैल्यू वही रहेगी। हाँ, तो इसी तरह से हम सिग्मा वाई अपॉन ई को लिख देंगे एप्सिलॉन वाई, और सिग्मा जेड अपॉन ई को लिख देंगे हम एप्सिलॉन जेड। तो ये जो वैल्यूज़ हैं तीनों, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। देखिए एप्सिलॉन एक्स की जगह सिग्मा एक्स अपॉन ई रख दिया, एप्सिलॉन वाई की जगह सिग्मा वाई अपॉन ई रख दिया, एप्सिलॉन जेड की जगह हमने सिग्मा जेड अपॉन ई रख दिया। ये भी हमने हुक्स लॉ से ही निकाला है, क्योंकि हुक्स लॉ हमारा होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो कि इलास्टिक मॉडुलस के बराबर होता है। यहाँ से आप 1 अपॉन ई बाहर ले लीजिए, ई सब में कांस्टेंट रहेगा क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एट लास्ट ये मिलेगा। ये जो रिलेशन है ये हो गया जनरलाइज हुक्स लॉ फॉर 3 डायरेक्शनल सिस्टम, ठीक है, 3 डायरेक्शनल स्ट्रेस सिस्टम। इस तरह से हम वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के लिए निकाल सकते हैं। वाई डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन ये हो जाएगा, इसको आप सम कर दीजिए, ठीक है। इसका सम करने के बाद हम उसमें एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड की जगह हम ये रिप्लेस कर देंगे तीनों, जिस तरह से हमने इसमें किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं आपको करके बता देता हूँ। टोटल स्ट्रेन अगर मुझे निकालना है वाई डायरेक्शन में, तो देखिए वाई डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन कितना हो गया, ये रहा एप्सिलॉन वाई माइनस ये टोटल स्ट्रेन हो गया। अब आप एप्सिलॉन वाई की जगह सिग्मा वाई अपॉन ई रख दिए, एप्सिलॉन एक्स की जगह सिग्मा एक्स अपॉन ई रख दीजिए, एप्सिलॉन जेड की जगह सिग्मा जेड अपॉन ई रख दीजिए, और उसके बाद आप 1 अपॉन ई कॉमन ले लीजिए, तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। वैसे भी आप इसमें साइक्लिक ऑर्डर में लिख सकते हैं। आप एक्स एक्स की जगह वाई वाई कर दीजिए, यहाँ सिग्मा एक्स की जगह वाई, यहाँ एक्स की जगह वाई पुट कर दीजिए, यहाँ वाई की जगह जेड, और यहाँ जेड की जगह एक्स, ठीक है। तो ये रिप्लेस करेंगे तो आपको नेक्स्ट रिलेशन मिल जाएगा। फिर इस रिलेशन में आप y की जगह z कर दीजिए, z की जगह x कर दीजिए, और x की जगह y कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिप्लेस करना है, आगे वाला लेटर आपको लेना है इस तरह से, x की जगह y कर दीजिए, y की जगह z कर दीजिए, z की जगह x कर दीजिए, तो आपको नेक्स्ट वाला जो इक्वेशन है वो मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन में, इस साइक्लिक ऑर्डर में आप पैरामीटर को रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। फिर इस इक्वेशन में इसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट पैरामीटर इनपुट कर दीजिए, तो आपको ये थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। और आप ये सिर्फ मेमोरी मतलब याद करने का तरीका है स्टूडेंट, ये आपको याद रखने के लिए ट्रिक बताइए। वैसे आप अगर इनको लेके चलेंगे तो आपको एक्चुअल इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से 3 डायरेक्शनल सिस्टम के लिए हम जनरलाइज हुक्स लॉ फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एन आइसोट्रोपिक एंड ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल की, ठीक है। तो स्टूडेंट मटेरियल को हमने 2 कैटेगरी में रखा है। एक कैटेगरी तो वो है जो कि आइडियल कैटेगरी है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल वो होते हैं जो कि आइसोट्रोपिक भी कहलाते हैं, है ना। आइसोट्रोपिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती है। यानी हम ये मान के चलते हैं कि मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है, मटेरियल का जो मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हर डायरेक्शन में इवन है, ठीक है। ऐसा रियली मटेरियल में होता नहीं है, लेकिन हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि अगर इमेजिनरी जो मटेरियल है, आइडियल जो मटेरियल है, उनमें जो मटेरियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मटेरियल का जो इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर है, वो हर डायरेक्शन में सेम हम मानेंगे। तो ऐसे मटेरियल जिनका प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड आइसोट्रोपिक मटेरियल और ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। और जो रियल मटेरियल होते हैं
जिनमें अगर आप डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में जाएँ, जैसे एक्स डायरेक्शन में गया मैं, वाई डायरेक्शन में गया और जेड डायरेक्शन में गया मटेरियल के अंदर, तो हर डायरेक्शन में आपको जो मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन है यानी मोलिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं मिलेगा, उसका स्ट्रक्चर आपको इवन नहीं मिलेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्शन के साथ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे जो मटेरियल हैं जिनमें मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्शन के साथ चेंज होती है, दैट इज़ कॉल्ड एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो दो तरह की कैटेगरी हो गई हमारे पास, एक तो रियल मटेरियल है जो कि एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, और एक इमेजिनरी मटेरियल है जो कि आइसोट्रॉपिक मटेरियल है। अब इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें यही डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया है। एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल वो होते हैं जिनमें मटेरियल हुज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन कंसिडर्ड, यानी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्शन पे, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। तो यहाँ पर अगर हम इलास्टिक मॉडुलस हमारे क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी, अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हिसाब से हम जाने तो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है ई वो हर डायरेक्शन में सेम नहीं होगी। यहाँ हमने तीन ही डायरेक्शन लिए, एक्स, वाई और जेड। तो अगर मटेरियल में हम एक्स डायरेक्शन में जाएँ तो यहाँ पर हमें इलास्टिक मॉडुलस ई एक्स मिलेगा, वाई में जाएंगे तो ई वाई मिलेगा, और जेड में जाएंगे तो ई जेड मिलेगा। कहने का मतलब है तीनों डायरेक्शन में इलास्टिक मॉडुलस की जो वैल्यू है, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीनों डायरेक्शन में जो इलास्टिक मॉडुलस की जो वैल्यू है वो अलग अलग होगी। तो इसका जो एग्जाम्पल है हम ले लेते हैं, फाइबर रीइंफोर्स मटेरियल। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है एनाइसोट्रोपिक मटेरियल के। सिंगल क्रिस्टल मटेरियल, या फिर हम कहें वुड, तो वुड भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। वुड को आप हर डायरेक्शन से काटिए, एक एक्स डायरेक्शन से काटिए, एक बार वाई डायरेक्शन से काटिए और एक बार जेड डायरेक्शन से काटिए, और फिर उनका क्रॉस सेक्शन देखेंगे आप तो आपको पता लगेगा कि वो तीनों डायरेक्शन में अगर आप काटते हैं तो उसका जो फाइबर स्ट्रक्चर देखेंगे, फाइबरस जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जो लेयर देखेंगे, आप देखेंगे वो लेयर की डिज़ाइन सब में अलग अलग आएगी। इसका मतलब वहाँ पर मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। ठीक है, इस तरह से हम बात करते हैं ऑर्थोट्रोपिक या आइसोट्रोपिक मटेरियल की। तो मटेरियल हुज प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन कंसीडर्ड, यानी मटेरियल की प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी उसकी सेम रहेगी। तो अगर जैसे हम इलास्टिक मॉडुलस की बात करें तो इलास्टिक मॉडुलस हर डायरेक्शन में सेम रहेगा। तो ई एक्स इजिकल टू ई वाई इजिकल टू ई जेड, और इसको हम लेके चलते हैं ई। तो जो लास्ट वाले केस हमने पढ़े हैं जनरलाइज हुक्स लॉ के, उसमें हमने हर डायरेक्शन में ई की वैल्यू सेम रखी है। तो वहाँ पर हमने मटेरियल को क्या माना है, वहाँ पर हमने मटेरियल को आइसोट्रोपिक मटेरियल माना है। तो इन मटेरियल्स में क्या होता है, इन मटेरियल्स में स्ट्रेन कंपोनेंट्स को हम नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेन को मैंने नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, ये नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं। तो हम इस स्ट्रेन को, एक डायरेक्शन में स्ट्रेन को, बाकी डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस हैं, एक डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है उसको हम बाकी डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस हैं उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। कुल मिला के हम स्ट्रेन को नॉर्मल स्ट्रेस की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये किस में होगा, ये सिर्फ आइसोट्रोपिक मटेरियल में होगा, इन आइसोट्रोपिक मटेरियल में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये कुछ डिफरेंस थे एनाइसोट्रोपिक और ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल में।